दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन सेट 1 का पार्ट 3। जी हाँ, सेट 1 का पार्ट 3 2024 परीक्षा अध्ययन हम सॉल्व कर रहे हैं गणित सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट की जो है कक्षा 10वीं की। तो हम यहाँ पर से जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जो रह गया था, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 15, जी हाँ प्रश्न नंबर 15 का अथवा, तो वहां से हम चालू कर रहे हैं। ठीक, तो प्रश्न नंबर 15 का अथवा है, सिद्ध करने के लिए दिया है 1 + sec अपॉन sec इज इक्वल टू sec² a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए एक हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए। तो ये हो गया 1 + sec a अपॉन sec a। 1 + sec a अपॉन sec a। sec a का उल्टा होता है 1 + 1 अपॉन कॉस ए। यहां भी हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब यहां पर देखो एलसीएम ले लेंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब अपन इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं बटे में। ठीक, तो इसका हो जाएगा कॉस ए और ये हो गया आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो जब संख्या पलटेगी तो देखो 1 कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये 1 बटे कॉस है तो कॉस अपॉन 1 हो जाएगा, कॉस अपॉन 1। तो कॉस से कॉस कैंसल। ठीक है, तो आपके पास केवल क्या बचा? कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। भाई अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर नीचे दोस्तों 1 माइनस कॉस ए का, मतलब कॉस ए माइनस 1 का जो है मल्टीप्लाई कर दे। किसका? 1 माइनस कॉस ए का। इसको पहले व्यवस्थित लिख लें। यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस ए प्लस 1 मतलब 1 प्लस कॉस ए। क्रम विनिमय नियम के आधार पर हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं यदि प्लस में है तो। ठीक है, तो यहां पर हम इसको 1 माइनस कॉस ए से गुणा और भाग कर देंगे। 1 माइनस कॉस ए से गुणा और भाग कर देंगे। यदि आप कभी भी एक ही संख्या से गुणा और भाग करते हैं तो उससे उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो भी देख लीजिए। ये 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास केवल 1 प्लस कॉस ए बचेगा। ठीक, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए सूत्र बन गया 1 माइनस कॉस² ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये सूत्र कौन सा बना है वो भी लिख लो, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। देखो a प्लस बी ए माइनस बी a² माइनस b²। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए हमने 1 का स्क्वायर ना लिख के 1 बस लिख दिया है। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूले होता है sin² ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये रहा आपका राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। ये सूत्र है दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए sin² ए। देखो 1 यहां से सूत्र बनते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये जो है सूत्र बन गया है। cos इस तरफ गया तो 1 माइनस cos² ए और sin उस तरफ गया तो 1 माइनस sin² ए। क्लियर है? ये रहा आपका प्रश्न नंबर 15 का अथवा। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, प्रायिकता का है। किसका है? प्रायिकता का। तो देखिएगा थोड़ा सा प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता निकालने के लिए आपको जैसे प्रायिकता को हमेशा पी से, और ऊपर रहती है पॉसिबल घटनाएं और नीचे रहती है कुल घटनाएं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि नीचे मतलब अपॉन में बटे में हमेशा कुल घटनाएं ही होती हैं, जिन सभी घटनाओं से कुछ घटनाओं को घटित होना है। अभी हम देख लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। 16 प्रश्न है, 900 सेबों के एक ढेर से, मतलब कुल कितने परिणाम है? 900। तो कुल सेब कितने हैं? कुल सेब NS कितने हैं? 900। ठीक है, एक सेब चुनने पर सड़ा सेब निकलने की प्रायिकता दी है 0.18, मतलब प्रायिकता दी हुई है। तो सड़ा सेब निकलने की प्रायिकता है, सड़ा सेब, ये सब अपने मन से लिखना है दोस्तों, कोई याद करने वाली चीज नहीं है। सड़ा सेब निकलने की प्रायिकता, सड़ा सेब निकलने की प्रायिकता है पी मान ली। क्या मान ली? पी। और कितनी दी है? 0.18। आगे देखते हैं, ढेर में सड़े हुए सेबों की संख्या क्या होगी? तो माना सेबों की संख्या, माना सड़े सेब की संख्या, या माना सड़े सेबों की संख्या, सड़े सेबों की संख्या एनी बराबर x मान ली अपन ने। क्या मान ली? x। अब प्रायिकता बराबर क्या होता है? देखिएगा, प्रायिकता बराबर होता है एनी अपॉन NS, या इसको हम लिख सकते हैं P बराबर एनी अपॉन NS। ठीक, अब P की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 0.18। NE आपने x माना है और ये कितना है? 900।
x चाहिए तो ये बटे में है तो गुणा में चला जाएगा। कभी भी यदि भाग वाली संख्या का पक्षांतर होता है तो वो किस में चली जाती है, गुणा में चली जाती है दोस्तों। ठीक, तो गुणा करते हैं तो ये हो गया 900, इसको हम लिख सकते हैं 18/100। भाई दशमलव का 1 और उसके बाद अगर दो संख्या है तो 2 शून्य, एक संख्या होती तो 1 शून्य, इतना तो आपको पता होगा। 100 से 900 9 बार कट गया, गुणा करो 8 9 72 की 2, 9 1 9, 9 और 7 16, 162। तो 162 जो है सड़े सेब होंगे। कितने? 162 सड़े सेब होंगे। ये रहा आपका आंसर। इसी का अथवा है दोस्तों, इसी का अथवा है, इसी का अथवा है, इसी का, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 का अथवा है, वो भी प्रायिकता से संबंधित है। क्या लिखा है? एक पासे को फेंका जाता है। तो सबसे पहले बात तो एक पासे में कुल कितनी घटनाएं होती हैं, देखिएगा। ये एक पासे में कुल कितनी घटनाएं होती हैं? 6। 1 से लेकर से 6 तक अंक उसमें रहते हैं। तो अथवा का कर रहे हैं हम, है ना। तो कुल घटना या कुल परिणाम हम बोल सकते हैं, कुल परिणाम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कुल परिणाम, कुल परिणाम NS = 6। पहला है एक अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या NE1 मान लिया, क्योंकि दो प्रायिकताएं आपको निकालनी है। तो अभाज्य संख्याएं देखो कौन कौन सी हैं। एक तो अभाज्य संख्या हो गई 2, दूसरी हो गई 3 और एक हो गई 5। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं दोस्तों। कितने? केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और एक। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। 3 एक ऐसी संख्या है जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। और 5 एक ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड होती है और खुद से डिवाइड होती है। और हम पास एक पर अंकित नंबरों की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे नंबरों की। तो 3, तो NE कितना हो गया? NE1 = 3। तो प्रायिकता हो जाएगी P1 = NE1/NS। कुल हमेशा नीचे रहता है, तो 3/6 = 1/2। दूसरा कह रहा है प्रश्न, इसी का एक विषम संख्या हो तो विषम संख्याएं कितनी होंगी, ये भी देख लीजिए। विषम संख्याएं, है ना, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं NE2 मान लो। कौन कौन सी विषम संख्याएं? जो 2 की दुनिया में नहीं आती हैं दोस्तों। तो 1, 3 और 5। तो NE2 की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 3। तो प्रायिकता हो जाएगी P2 = NE2/NS = 3/6 = 1/2। ये कट गया, 3 दूनी 6। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये दोनों रहे आपके आंसर। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17। कौन सा? प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 है दोस्तों, 20 बल्बों के एक समूह में। देखो जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि कुल कितनी घटना या कुल कितने परिणाम है। तो 20 बल्बों के एक समूह में, तो कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब को NS = 20। क्लियर ना? ठीक। 4 बल्ब खराब है, तो खराब बल्ब मान लो, खराब बल्ब, खराब बल्ब अपन ने मान लिया NE = 4। खराब बल्ब 4 मान लिया, ठीक है। तो इनमें से यदि एक बल्ब निकालें, भाई 20 बल्ब का एक समूह है, उनमें से एक बल्ब यदि हम निकालें, जब उसमें कि 4 बल्ब खराब है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बल्ब हम उसमें से निकालें तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकला हुआ बल्ब जो है खराब होगा। बिना देखे आपको बताना है कि निकला हुआ बल्ब खराब होगा। तो प्रायिकता हो जाएगी खराब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता, खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता PE = NE/NS। तो NE कितना है? 4 और कुल कितने हैं? 20। तो 4 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 4 5 20 मतलब 1/5। तो 1/5 उसकी प्रायिकता होगी खराब बल्ब निकलने की। अब इसका अथवा जो है दोस्तों, इसके अथवा में परिभाषा दी है, तो इसकी परिभाषा आप सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं हम। प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। तो ऐसी घटना जिसका प्रायिकता का मान हमेशा 1 हो, या प्रारंभिक घटना हमेशा 1 हो, प्रारंभिक घटना का मान हमेशा 1 हो, वो प्रारंभिक घटना कहलाती है, या जिसकी प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। हम आगे प्रश्न करेंगे इसका, प्रश्न नंबर 18। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18। जी है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि चैप्टर नंबर 9 से है। लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले खंबे लगे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम चित्र बनाते हैं इसका। क्या बोल रहा है कि एक सड़क है और इस सड़क के बीच की टोटल जो लेंथ है, जो
विड्थ है, चौड़ाई है वो 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर है। फिर कह रहा है इन दोनों ओर सामने आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हैं, यहां पर और यहां पर समान लंबाई के हैं, मतलब समझ सकते हो ये भी एच है और ये भी एच है। समान लंबाई का मतलब से दोनोों खंभों की लंबाइयां जो है बराबर हैं। ठीक आगे कह रहा है लगे हुए हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क से एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण मतलब यदि हम बीच सड़क पर खड़े होकर या कहीं पर भी वो पूरी सड़क के बीच में कहीं ना कहीं हम खड़े होकर देखें तो एक का उन्नयन कोण 60 है और दूसरे का उन्नयन कोण जो है कितना है? 30 है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये नहीं पता चलता है कि हम किसको 30 और किसको 60 लें। तो देखिए मान लो कि यदि एक टावर है, इसको यदि आप पास से देखोगे तो आपको सिर अपना ज्यादा उठाना पड़ेगा, आपको अपना सिर जो है ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो अगर हम और दूर जाएं उस खंबे से और दूर जाएं तो हमारा सिर जो है कम उठाना पड़ेगा। आप गौर करिएगा, यदि आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, यदि आप पास से देखते हो तो आपको अपना सिर ज्यादा उठाना पड़ेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब यह है उन्नयन कोण जो है ज्यादा होगा। आप यदि बिल्डिंग से दूर जाएंगे, जितने दूर जाएंगे तो आपको उस बिल्डिंग के टॉप को देखने में अपना सिर जो है कम उठाना पड़ेगा, मतलब से एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, उन्नयन कोण का मान जो होगा वो कम होगा। तो सीधी और स्पष्ट भाषा में हम आपको बता दें कि जो बिंदु खंबे के, टावर के या बिल्डिंग के पास होता है उसका उन्नयन कोण ज्यादा होता है और जो दूर होता है उसका उन्नयन कोण कम होता है। ठीक, तो यहां पर मान लो कोई व्यक्ति है और यहां से खड़े होके इस वाले खंबे को भी देख रहा है और इस वाले खंबे को भी देख रहा है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो खंबा दूर है उसका कितना होगा? 30 और जो खंबा पास में है उसका कितना होगा? 60। क्यों? अभी हमने बताया कि यदि बिल्डिंग पास में है और हम पास में खड़े होकर देखें तो हमें अपना सिर ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, और बिल्डिंग यदि हम दूर से देखते हैं तो उसका टॉप को देखने, उसके शीर्ष को देखने में हमें सिर कम उठाना पड़ेगा। एक्चुअल भाषा में यही है कि उन्नयन कोण पास वाले का ज्यादा होता है और दूर वाले का कम होता है। क्लियर? तो यही बोला था कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों खंभों की जो ऊंचाई है बराबर है, एक का उन्नयन कोण 60 है, एक का उन्नयन कोण 30 है। बीच में आप नहीं ले सकते, यदि आप सेंटर में लेते हैं बिल्कुल तो भी आपका चित्र जो है गलत माना जाएगा, नहीं तो दोनों के कोण बराबर होंगे। तो ये आपको निकालना है, एक तो निकालना है खंभे की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। उसके बाद खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालनी है। तो ये दूरी अपन ने मान ली x, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई दोस्तों? ये हो गई 80 माइनस एक्स। क्लियर है ना भाई? ये उसी तरीके से हो गया कि मान लो ये टोटल कितनी है? 10 मीटर है और यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। तो ये कितनी बची? 8 मीटर, मतलब 10 माइनस 2। तो सेम कंडीशन, टोटल चौड़ाई 80 मीटर है, ये x मानी तो बची हुई दूरी ये वाली हो जाएगी। नाम दे दो, इसको नाम दे दिया a, इसको दे दिया b, ये हो गया c, ये हो गया डी और ये हो गया ई। आप कुछ भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं। माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h है। कितनी है? h मीटर है, h मीटर है। तथा BC, BC अपन ने कितना माना? x मीटर मान लिया। तथा CD कितना हो गया? 80 माइनस एक्स मीटर, 80 माइनस एक्स मीटर। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरीके से। अब क्या क्या दिया है वो भी आप लिख ले। दिया है θ1, एक कोण को θ1 मान लिया जिसको अपन ने 60 बोल दिया, और एक कोण को θ2 मान लिया जिसको अपन ने 30 बोल दिया। ये और टोटल जो है BD वो कितना दिया है? 80 मीटर। कितना दिया है? 80 मीटर। ये हुई शुरू की चीजें, खत्म। अब आपको देखो इस पूरे चित्र में दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो पहले वाले त्रिभुज से हम हल करते हैं। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, हाँ। अब एक चीज याद रखिएगा, इस चैप्टर में हमें कुछ सूत्र बनाने रहते हैं। और वो सूत्र कैसे बनते हैं? वो सूत्र बनते हैं किसी त्रिभुज में, जैसे कि हम बात करें इसकी H और ये X, ठीक है, ये A, B और C। हम यहां पर आपको बिल्कुल क्लियरली बता दें, ये मान लो 10 है, कि आपको वही सूत्र यूज करना है जिसमें आपको दो भुजाएं लेनी है। त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर नंबर 8 जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कोई भी सूत्र जो है दो भुजाओं को मिलकर बना है। जैसे हम बात करें साइन थीटा की, तो ये क्या होता है? ये होता है लंब बटे कर्ण।
क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, मतलब दो भुजाओं को मिलकर बना है। तो आपको वो दो भुजाएं लेनी है इस वाले चैप्टर में, आपको दो भुजाएं लेनी है जिसमें एक का मान आपको दिया होता है और एक का मान आपको निकालना रहता है। जैसे हम इस त्रिभुज की बात करें तो आपको एक मान दिया है, कितना दिया है, 10, किसका, ए बी का मतलब लंब का, और दूसरा किसका दिया है, निकालना है बी सी का। बी सी क्या है, आधार। सॉरी। तो आपको हमेशा दो भुजाएं लेनी है जिसमें कि एक का मान दिया होता है और एक का निकालना रहता है। तो जैसे हम इन दोनों को ले लें तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी। तो अब आपको तो ये पता होगा कि ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, टेन का। तो आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। आपको याद नहीं करना है कि टेन थीटा लेना है कि कॉट थीटा लेना है, आपको दो भुजाएं लेनी है। कौन सी दो भुजाएं, जिसमें एक का मान निकालना है और एक का मान दिया है, तो सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहां देखिए, ये देखो ये दिया है एच और एक्स, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस ए सी वाली से कोई मतलब नहीं, एच और एक्स। तो हम ले लेंगे ए बी बटे बी सी, ये यहां पर सी है, ठीक है, बी सी। तो लंब बटे आधार, तो किसका फॉर्मूला हो गया, टेन थीटा वन। थीटा वन क्यों, क्योंकि हमने इस वाले को थीटा वन माना है, तो डायरेक्ट थीटा बस नहीं लिखिएगा। तो टेन थीटा वन, ए बी की वैल्यू कितनी मानी थी अपन ने, एच, और बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स। टेन थीटा वन यहां पर मान भी रख दे, टेन थीटा वन मतलब 1060, 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एच बट्टे एक्स। तो एच हो जाएगा दोस्तों, त्रिक गुणा करिए, एक्स करनी 3, कितना हो गया, एक्स करनी 3, ठीक है ना, लंब बटे आधार। इसको नाम दे दो समीकरण 1, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको डायरेक्ट रख सकें। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें, ई डी सी की, त्रिभुज ई डी सी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो यहां पर ईडीसी में भी आपको वही काम करना है जो यहां किया था, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। तो आपने क्या माना, ईडी बटे डीसी, ईडी बटे डीसी, लंब बटे आधार, ये भी 10 का फार्मूला है, लेकिन यह थीटा 2 माना था अपन ने 30 को। तो 10 30 बराबर ईडी की वैल्यू है एच, और यहां पर यहां पर कहां गया, ये 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, क्लियर भाई। डीसी कितना है, 80 माइनस एक्स, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 एच अपॉन 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब यहां पर देखो समीकरण 1 में एच बराबर हमने एक्स करनी 3 माना था, कितना माना था, एक्स करनी 3, यही माना था ना, एक्स करनी 3। तो हम एक्स करनी 3 एच की जगह लिख ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से h बराबर x करनी 3 रखने पर, ये सब अपने मन से करना, रखने पर, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे करनी 3 बराबर h की जगह क्या लिखना है दोस्तों, x करनी 3 और 80 माइनस एक्स, ठीक है ना। h की जगह हमने क्या रख दिया, x करनी 3, तिरक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x करनी 3 इंटू करनी 3 बराबर 80 माइनस एक्स। करनी 3 3 होता है, कभी भी यदि आप करनी वाली संख्या का गुणा करते हैं तो करनी खत्म हो जाती है और वो संख्या सिंगल बचती है। तो 3x बराबर 80 माइनस एक्स, ये x इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस का x बराबर 80, तो ये हो गया 4x बराबर 80, और जब कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, तो x बराबर आ गया 20, x बराबर 20, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आ गई 20। तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी, CD 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, ये वाली दूरी आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई सेंटर से, ठीक है। अब हमें निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई भी निकाल लो दोस्तों। h बराबर कितना होता है, x करनी 3, तो x की जगह कितना रखना है 20, तो 20 करनी 3, तो ऊंचाई भी आ गई, है ना। तो आपके आंसर आ गए, ऊंचाई आ गई आपकी 20 करनी 3 मीटर, और बिंदुओं से बीच की दूरी, यानी कि इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी आ गई 20 मीटर और 60 मीटर, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको ये देखना है बहुत अच्छे से। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला हम करते हैं इसी का प्रश्न नंबर 18 का अथवा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का अथवा। जी हां, प्रश्न नंबर 18 का अथवा, वो भी चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। बहुत अच्छे से प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन में आपको प्रश्न मिल जाएगा। प्रश्न है
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, वो जमीन को छू जाता है। ठीक है, तो पहले तो अपन चित्र बनाते हैं, बढ़ते जाइए। प्रश्न, एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है, तो ये अपन ने मानी h है, h ऊंचाई का पेड़ है। कितनी? h ऊंचाई का पेड़ है यहां से, और x ऊंचाई पर जाकर, मान लो कि यहां पर जाकर आंधी आने से ये जो पेड़ है वो टूट जाता है। कितनी ऊंचाई पर जाकर? x ऊंचाई पर जाकर, ये भी नहीं मालूम। तो यदि पेड़ A B था और C पॉइंट पर टूट जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा है टूट कर जमीन पर इस तरीके से टच कर जाएगा। ये प्रश्न में बोला गया है। एक पेड़ है h मीटर ऊंचा, x मीटर ऊपर जाकर से टूट गया, तो इसका ये जो हिस्सा बचा ऊपर वाला, ये कितना बचा? h माइनस एक्स। कितना बचा? h माइनस एक्स। और यही हिस्सा यहीं आकर लग गया। भाई ये जो हिस्सा टूटा है और जब ये बेंड होके यहां पर टच करेगा तो इसकी लंबाई और ये लंबाई एक ही होगी, h माइनस एक्स। और ये पॉइंट कौन सा है? B। और यहां से यहां तक की दूरी दी है 8 मीटर, जहां से जमीन को वो छू रहा है उसकी दूरी दी है 8 मीटर। अब इसको ओरली वैल्यू के साथ देख लीजिए। मान लो कि एक पेड़ है जिसकी लंबाई जो है 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। ये 15 मीटर ऊपर जाकर, कितने? 15 मीटर जाकर, 15 मीटर से यहां से इस पॉइंट से ब्रेक होकर टूट गया। ठीक है, ये पॉइंट जो है 15 मीटर पर जाकर टूट गया। अब जब ये 15 मीटर पर जाकर टूट गया दोस्तों, तो ये बची हुई लंबाई कितनी हो गई? 20 माइनस 15 बराबर 5। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। ये इस तरीके से बताया गया है। अब जैसे ही जब ये यहां पर टूटा तो एक कोण बनाएगा, जितने कोण से उसने टूटा हो। तो यहां पर दिया है 30। क्लियर है? आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। आगे बढ़े। ठीक, तो माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? h। x मीटर ऊपर जाकर, x मीटर ऊपर से पेड़ टूट गया, x मीटर ऊपर जाकर टूट गया, तो BC कितना हो गया दोस्तों? BC h माइनस एक्स, h माइनस एक्स मीटर। भाई जितने मीटर ऊपर जाकर टूटेगा बचा हुआ हिस्सा उतना ही कहलाएगा। जैसे 20 मीटर लंबाई थी, 15 मीटर ऊपर जाकर टूट गया, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 5 मीटर का। तो ये h माइनस एक्स। अब क्या क्या दिया है वो लिख लो। दिया क्या है? AB, पेड़ के निचले हिस्से से जहां पर वो टच कर रहा है वहां तक की दूरी दी है। AB कितनी दी है आपको? 8 मीटर। कितनी दी है? 8 मीटर। थीटा आपको दिया है, जितने कोण से वो झुक गया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। ठीक, तो अब हम लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? देखो ABC। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपको बताया था इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में कि आपको दो भुजाएं लेनी है, एक का मान दिया होता है, एक का मान निकालना है। तो यहां पर देखो तीनों हैं, तो एक बार इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ ले लो। ठीक, तो देखते हैं त्रिभुज ABC में AC बटे, ये AC बटे AB, और ये AC हमेशा कर्ण नहीं होती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बिंदु ले रहे हैं, तो डिस्टर्ब नहीं होइएगा। AB बटे AC, तो लंब बटे आधार, और जब लंब बटे आधार तो सूत्र होता है tan का, तो tan थीटा। तो tan थीटा का मान है 30, AB का मान अपन ने x माना था, AB का मान 8 है। tan 30 होता है 1 बटे करनी 3 बराबर x बटे 8। त्रियक गुणा करोगे तो x बराबर ये यहां चला जाएगा, तो 8 बटे करनी 3। मतलब जहां जहां आपको x की जरूरत पड़ेगी तो आप 8 माइनस करनी 3 रख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से ले लो, इन दो भुजाओं को ले लो। तो पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में अब हम ये दोनों भुजाएं ले लें। ठीक है, ऐसा मान लीजिएगा जिसमें आपको वैल्यू पता हो। जैसे साइन कॉस टेन की टेबल आपको याद है, तो साइन कॉस टेन में ही आपको बनाना है। तो देखो ये आधार बटीकरण, ठीक है, ये आधार बटीकरण। चाहो तो आप इन दोनों को ले लो, क्योंकि एक का मान दिया है और एक का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? AB बटे ये AB बटे BC। ये क्या है दोस्तों? आधार बटेकरण को होता है cos थीटा, तो cos थीटा cos 30। तो AB की वैल्यू कितनी है?
है ना। अब बताइए ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 8 और बी सी की वैल्यू कितनी है h माइनस एक्स, एच माइनस एक्स। ठीक, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, करनी 3/2, है ना, करनी 3/2, करनी 3/2 cos 30 की वैल्यू। ये आपको देखो, आप इसको कर्ण बटे आधार भी लिख सकते थे, लेकिन वो क्या होता है सेक, और सेक की टेबल जो होती है बहुत ही कम स्टूडेंटों को याद होती है, तो साइन कॉस 10 में ही आपको बनाना है आधार बटे कर्ण। ए बी बटे बी सी, आप बी सी बटे ए बी भी कर सकते थे, आंसर बिल्कुल बाकायदा आता है जैसा आपको चाहिए है। ठीक, तो 8 बटे एच माइनस एक्स और कॉस 30 का मान हो गया करनी 3/2, करनी 3/2। अब यहां पर वैल्यू है 8 बटे एच माइनस एक्स, त्रियक गुणा कर लो तो 8 दूनी 16 और ये करनी 3 इंटू एच माइनस एक्स बराबर 8 दूनी 16। अब x का मान क्या रख दें अपन, 8 बटे करनी 3, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर बिल्कुल सीक्वेंस से चलिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो करनी 3, h माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 8 बटे करनी 3, 8 बटे करनी 3 बराबर 16। एलसीएम आ गया करनी 3, तो करनी 3 है ही है, तो ये हो गया करनी h करनी 3 कितना हो गया, h करनी 3 माइनस 8 बराबर 16। करनी 3 से करनी 3 कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका h करनी 3 बराबर 16, ये माइनस का 8 पक्षांतरित हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 8, तो 16 और 8 कितना हो गया आपका 24, तो h बराबर 24 बटे करनी 3। हर का परमीकरण कर दीजिए, हर का परमीकरण का मतलब होता है जो हर में संख्या है उसका ऊपर नीचे गुणा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा करनी 3 बटे करनी 3, तो कितना हो गया ये 24 करनी 3 बटे करनी 3, करनी 3 3 3 से काट दो 3 21 3 8 24, तो ये हो गया आपका 8 करनी 3 मीटर। पेड़ की जो लंबाई आ गई वो आ गई 8 करनी 3 मीटर। तो अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट ना हो आपको। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहां पर आपको देखो हर का परमीकरण है, हमेशा याद रखिएगा यदि आपकी वैल्यू बटे में करनी आती है, अपॉन में करनी आती है, तो आपको उसको परमीकरण या रैशनलाइजेशन जो है करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर 19 से दोस्तों प्रश्न नंबर 19, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 19 है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त देखिए, सकेंद्रीय वृत्त है, कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल है वो ऐसा सर्कल या ऐसा वृत्त होता है जिसमें सेंटर पॉइंट अर्थात केंद्र बिंदु तो एक ही होता है, लेकिन वृत्त बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम बात करें इस ओ केंद्र बिंदु की, इस पर एक वृत्त है, ये इस पर एक वृत्त है 2 सेंटीमीटर का, और इसी सेंटर पर एक और वृत्त है 5 सेंटीमीटर का, और इसी पर एक और वृत्त है 8 सेंटीमीटर का। तो देखिएगा इन तीनों वृत्तों में एक कॉमन चीज है, वो है इसका केंद्र बिंदु। जी हां, उसका केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट एक ही है, लेकिन उसी सेंटर बिंदु से अलग अलग वृत्त खींचे जा सकते हैं, त्रिज्याएं बस अलग अलग हैं। तो इस तरीके का वृत्त जो होता है वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है इसी तरीके के वृत्त पर डिपेंड है। क्या कह रहे हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं जो हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो दिया है R1 बराबर अपन ने मान लिया 5 सेंटीमीटर और R2 बराबर मान लिया अपन ने 3 सेंटीमीटर, दो त्रिज्याएं आपको दी थी। और वृत्त चाहो तो बना लो, एक वृत्त हो गया ये और दूसरा वृत्त हो गया ये। देखो आप क्लियरली बनाइएगा, हम तो हाथ से बना रहे हैं। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट के, क्लियर। हाँ, एक त्रिज्या हो गई ये छोटी वाली 3 सेंटीमीटर और एक बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी ये, कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है। एक त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर, ये ए बिंदु तक और ये बी, तो ओ ए हो गई। यहां पर R1 को आप ले लो, R1 को आपने ले लिया ओ बी और ये ले लिया ओ ए। ठीक है, तो आपने देखा कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई वृत्त है, उसके केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो दूरी होती है उसकी परिधि, परिधि मतलब ये बाहरी रास्ता, यहां तक की जो दूरी होती है वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक,
तो इस तरीके से दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं जिसका केंद्र बिंदु O है। बड़े वाली की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वाली की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है प्रश्न कि आप बड़े वृत्त की जीवा निकालिए। अच्छा, जीवा भी तो आप देख लीजिए, ये कोई वृत्त है, वृत्त की ये परिधि कहलाती है। परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं, कोई भी दो बिंदु, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को जैसे हम मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। तो कह रहा है कि ये BC मान लिया, ये जो BC है तो BC अपन ने मान ली जीवा है। क्या है? जीवा है। ठीक, ये जो BC है वो जीवा है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की कुल लंबाई कितनी होगी? अच्छा, एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब से जहां पर ये बिंदु लंब डालता है वो जीवा दो बराबर हिस्सों में बट जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। मतलब से इन दोनों बिंदुओं की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि OA लंब है किस पर? BC पर। अतः CA बराबर AB, ये प्रमेय से CA बराबर AB। क्लियर। अब बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, जब हम एक त्रिभुज की बात करें, कौन सा त्रिभुज है? OAB की। तो त्रिभुज OAB में, OAB में देखो कोण 90 अंश का है। कभी भी यदि लंब डाला जाता है तो जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का होता है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो कोण OAB जो है वो समकोण है, और समकोण यदि कोई भी त्रिभुज है तो समझ लो कि वो समकोण त्रिभुज कहला जाएगा। यदि एक भी कोण 90 है तो वो समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बात करें, कर्ण का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर, आपको नाम नहीं लिखना, OB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर, लंब हमारा OA है, और AB का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। यही पढ़ाया आपने। अब मान दिया है तो रख दो। इसका मान हो गया 5 का स्क्वायर, इसका मान हो गया 3 का स्क्वायर, और इसका मान हो गया कुछ नहीं, क्योंकि अपन को पता ही नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और AB का होल स्क्वायर। ये प्लस का पक्षांतरित होकर आएगा तो ये हो जाएगा 25 - 9 बराबर AB का होल स्क्वायर। 25 में से 9 का ही तो बच्चा 16 बराबर AB का होल स्क्वायर। और ये जो 16 है किसका वर्गमूल है? 4 का। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि AB बराबर 4। जब AB बराबर 4 आ गया दोस्तों, AB बराबर 4 आ गया, कितना आ गया? AB बराबर 4 सेंटीमीटर। AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आपको जीवा की लंबाई मतलब BC की लंबाई निकालना है। तो BC बराबर हो जाएगा 2 गुणित AB। क्यों? क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है, तो जितनी ये 4 है तो 4 और 4 8 हो जाएगी। तो BC बराबर 2 गुणित 4 सेंटीमीटर। तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या नहीं निकालनी थी, आपको जीवा निकालनी थी, तो आपका आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। प्रश्न नंबर अगले की बात करते हैं हम, प्रश्न नंबर 19 का अथवा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा की बात करें। प्रमेय है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रमेय है, ध्यान दीजिएगा। इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रमेय की बात करें, सर्कल वृत्त चैप्टर से है। ठीक है, ये वृत्त के ही अथवा में तो अथवा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी का अथवा कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो चित्र बनाते हैं। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है। ठीक, इसके बाह्य बिंदु से, इसके बाह्य बिंदु एक P ले लिया, इससे दो स्पर्श रेखाएं अपन ने ऐसे खींची। स्पर्श रेखाएं जो केवल वृत्त को केवल स्पर्श करके जाती हैं दोस्तों, वृत्त को केवल स्पर्श करके। तो एक को मान लिया अपन ने PQ और इसको मान लिया PR। अब आपको ये बताना है कि ये जो PQ और जो PR है वो आपस में बराबर हैं। ठीक, तो दिया है पहला पॉइंट, सिद्ध करने में आपको ये लिखना ही लिखना है। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, और PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये सब अपने मन से लिखना है ना, याद कुछ भी नहीं करना है कि PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं। सिद्ध क्या करना है ये भी लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है कि पी क्यू पी आर बराबर है। उसके बाद रचना आपने एक्स्ट्रा काम क्या किया, देखो इस O से P को मिला दिया, इस O से Q को और उस O से R को मिला दिया, तो OP OQ और OR को मिलाया और OR को मिला दिया। अब यहां पर मिलाने के बाद आपको देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो OQP और ORP। रचना हो गया, वो पत्ती कर लो सीधे। तो त्रिभुज OQP और ORP से दो त्रिभुज हैं दोस्तों। अब इनकी सर्वांग क्षमता सिद्ध करनी, और सर्वांग क्षमता सिद्ध करने के बहुत सारे नियम हैं, ट्रिपल एस, SAS, ASA। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो हम देखते हैं कि क्या लग रहा है। सबसे पहली चीज तो OP बराबर OQ बराबर OR। पहले त्रिभुज की OQ भुजा दूसरे त्रिभुज की OR भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं जो होती हैं आपस में बराबर होती है। कितनी भी सारी त्रिज्याएं खींच लो सभी बराबर होंगी। दूसरी कोण OQP बराबर कोण ORP, क्योंकि समकोण है। ये जो कोण दिख रहा है ना दोस्तों, ये समकोण है। कभी भी यदि आप केंद्र से परिधि पर लंब डालते हैं, देखिए यदि आप केंद्र से परिधि पर लंब डालेंगे तो वो परिधि के साथ हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। बिल्कुल आप लिख के रख लीजिए। फिर तीसरा है OP बराबर OP। पहले त्रिभुज की OP भुजा दूसरे त्रिभुज की OP भुजा के बराबर है, क्योंकि कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। ये भुजा जो है दोनों में है, और जब दोनों में है तो बराबर ही होगी दोस्तों। ये वाली जो भुजा है OP वो पहले वाले त्रिभुज में भी है, और ये जो OP भुजा है वो दूसरे वाले त्रिभुज में भी है। तो तीन भुजाएं, तीन प्रॉपर्टी यदि सिद्ध होती हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसे से वो सर्वांग सम है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज OQP सर्वांग सम है ORP से। SSA प्रॉपर्टी, भुजा कोण प्रॉपर्टी से वो सर्वांग सम सिद्ध हो गया। अगर सर्वांग सम सिद्ध हो गया, देखिए किसी भी त्रिभुज में 6 प्रॉपर्टी होती हैं, 3 प्रॉपर्टी सिद्ध करने पर वो सर्वांग समता सिद्ध हो जाता है। और यदि वो सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो बची हुई 3 भुजाएं भी आपस में बराबर मानी जाती हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की ये भुजा कौन सी, PQ भुजा दूसरे त्रिभुज की PR भुजा के बराबर होगी बाय CP/CT। क्लियर? तो ये रहा प्रमेय जो आपको सिद्ध करना था इतने से पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 20 है दोस्तों, प्रश्न 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। तो देखो दिया है R बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है आपका, थीटा दिया है आपका 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड क्या होता है वो भी देख लीजिए। किसी वृत्त है उसकी 2 त्रिज्या और एक चाप, यदि कोई चाप है AB, तो 2 त्रिज्या और एक चाप के बीच का ये जो एरिया होता है ये त्रिज्याखंड निकालता है, और ये बीच पर कोण बनाता है जिसे हम थीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये चीजें दी हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360। मान रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, R का मान आपको दिया है 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, थीटा का मान दिया है 60/360। क्लियर? तो ये हो गया 22/7 गुणित 6 का वर्ग होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणित, ये कट गया 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 1/6। फिर काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, गुणा कर दिया अपन ने बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। क्लियर? इसी के अथवा की बात करें दोस्तों, इसी का अथवा है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, सेम कंडीशन। यहां पर R कुछ और दिया है, क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा दिया है आपको, थीटा दिया है 45 डिग्री। कितना दिया है, 45 डिग्री। सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 अपन ने रखा, R का मान कितना दिया है 28, तो 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, थीटा दिया है 45, तो 45/360। क्लियर है?
अब ये हो गया 22/7 गुणित 28 गुणित 28। हाँ एक चीज और, इसका वर्ग मालूम था तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया, इसका वर्ग नहीं मालूम है तो 28 गुणित 28 लिख सकते हैं, और नहीं तो गुणा करके आप लिखिए, ऐसा लिखने पर आसानी होगी काटने पीटने में। तो ये होगा 45/360, ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौको 28, 4 एकम 4, 4 नाम 36 और 0, तो 9 एकम, अच्छा 9 से काट दें, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, 9 शून्यम 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 45 दूनी 90 भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। अब ये 2 से देखो, 2 11 22, 2 11 22, आपके पास कितना बचा, 11 गुणित 28, 11 गुणित 28, तो 11 8 88 की 8, हाथ किलाई 8, 11 दूनी 22, 22 8 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन में भी गलत होने की पॉसिबिलिटी, बाकी कहीं पर भी कोई भी गलत नहीं हो सकता है। प्रोसेस यही रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।